नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने घोषणा की है कि हिमाचल में हर भोजनालय और फूड स्टॉल पर उसके मालिक की आईडी लगाना होगी। कांग्रेस शासित हिमाचल का ये फैसला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस तरह के विवादित आदेश की नकल है। योगी ने भी 2 दिन पहले इसी तरह का आदेश दिया है। कांवड़ यात्रा के दौरान भी योगी ने रेहड़ी, पटरी और ढाबों के लिए मालिक के नाम की पर्ची लगाने का आदेश दिया था, जिसकी जबरदस्त आलोचना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देते हुए यूपी के फैसले पर रोक लगा दी थी, लेकिन योगी ने अब नए तरीके से पुराने आदेश में थोड़ा बदलाव करते हुए फिर से लागू कर दिया और इस बार ये भी कहा कि सभी ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट मालिकों और उनके कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन वही कराया जाएगा। शिवसेना नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। संजय राउत जल्द ही सलाखों के पीछे जा सकते हैं। संजय राउत को 15 दिन की जेल और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट ने राउत के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। मेधा ने उन पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मेधा सोमैया की अर्जी पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिवसेना सांसद को इस मामले में दोषी पाया। दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें रिपोर्टर्स के आकलन बताए गए थे। आकलन में कांग्रेस को जीतते हुए बताया गया था और बीजेपी 20 के अंदर थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी की हार देखकर सीएम हाउस के यहां से दैनिक भास्कर को फोन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दैनिक भास्कर ने कहा कि ये सर्वे नहीं है, ये रिपोर्टर्स का आकलन है, और फिर रिपोर्ट को दैनिक भास्कर ने नहीं हटाया। तो इसके बाद चुनाव आयुक्त के यहाँ से फोन गया कि आप आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, आप ये ओपिनियन पोल नहीं दे सकते हैं। दैनिक भास्कर ने बार बार कहा कि ओपिनियन पोल नहीं है, ये आकलन है। चुनाव आयुक्त नहीं माना। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयुक्त को ये रिपोर्ट बुरी लगी क्योंकि बीजेपी हार रही थी। अगर बीजेपी जीत रही होती तो चुनाव आयुक्त फोन नहीं करता। ये सब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग ने हरियाणा में खेल करना शुरू कर दिया है। 2 कॉल पर कॉल करके रिपोर्ट हटवाई गई। हालांकि रिपोर्ट सोशल मीडिया ने उठा ली थी और अभी तक चल रही है। कांग्रेस ने भी उठा लिया था। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को पुणे मेट्रो के सिविल कोर्ट से स्वारगेट चरण का उद्घाटन करने वाले हैं। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी एसपी कॉलेज ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। हालांकि पुणे में भारी बारिश की वजह से इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि क्या ये कार्यक्रम तय समय पर हो पाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुणे में बुधवार को जमकर बारिश हुई। इसके बाद एसपी कॉलेज का मैदान कीचड़ से भर गया। लगातार बारिश की वजह से कार्यक्रम के लिए बनाए गए पंडाल भी भीग गए। इसमें और भी ज्यादा मुश्किल बढ़ गई। बता दें, आजकल पीएम मोदी की रैलियों पर काले बादल छाए रहते हैं। हरियाणा में भी रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है, जिसके बाद बीजेपी परेशान है। पत्रकार इस पर अलग अलग रिपोर्ट्स बना रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। इस बीच कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर तंज कसा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि हरियाणा में बीजेपी के लिए अब कोई मौका नहीं है। पीएम मोदी की कांग्रेस कमजोर हो रही है टिप्पणी पर भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मोदी भ्रम में है। जब भी स्थिति में थोड़ा सुधार होता है, कंगना जैसे सांसद बयान देते हैं और सब कुछ उसी स्तर पर वापस आ जाता है। बीजेपी के पास हरियाणा में कोई मौका नहीं है। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गुरुवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। वो कौशाम्बी जिले में रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान चिराग पासवान दलित वर्ग के साथ दूसरे वोटरों को साथ लाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि क्या एलजेपी एनडीए के खिलाफ जा रही है। हालांकि एलजेपी सांसद अरुण भारती ने कहा है कि एनडीए से हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर है। अन्य राज्यों में हमारा कोई समझौता एनडीए के साथ नहीं है और अब हमारा संगठन यहाँ विस्तार कर रहा है। कुछ लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने गुरुवार को तमिलनाडु सरकार के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को सशर्त जमानतें दी। पैसे लेकर नौकरी देने के मामले में ईडी की ओर से गिरफ्तार सेंथिल बालाजी को जमानत देते हुए जस्टिस अभय ओका ने कहा कि जमानत के कड़ा मानक और मुकदमा में चलाने में देरी साथ साथ नहीं चल सकते। हमने बेल मंजूर कर दी है, लेकिन हमने इसके लिए मुश्किलें शर्तें रखी हैं।
बालाजी को 14 जून 2023 को ईडी ने पैसे लेकर नौकरी देने के मामले में गिरफ्तार किया था। ये मामला 2011 से 2015 के बीच का है, जब वो अन्ना द्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल के हवाई हमलों के बाद भारतीय दूतावास ने एक और एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने इस एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को लेबनान की यात्रा न करने की सलाह दी है। साथ ही वहां रह रहे भारतीयों को अपने घरों से बाहर न निकलने को कहा है। बेरूत स्थित भारतीय दूतावास की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि 1 अगस्त को जारी एडवाइजरी को जारी रखते हुए और क्षेत्र में हाल की घटनाओं के बाद संघर्ष बढ़ता देख भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक लेबनान की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए अमेरिका, EU और सहयोगी देशों ने अपनी ओर से तुरंत प्रभाव से 21 दिनों के युद्ध विराम की पेशकश की है। 11 सहयोगी देशों ने इस मसले का हल निकालने और गजा में युद्ध विराम की पेशकश की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वीं सत्र की बैठक के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठक की तस्वीर साझा करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वीं सत्र की बैठक के दौरान विदेश मंत्री से अलग से मुलाकात की। हमने उनसे भारत रूस के संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात की। इससे पहले रूस के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर दोनों के बीच इस मुलाकात की जानकारी दी थी। पाकिस्तान ने कहा है कि IMF ने उसके लिए $7 अरब का कर्ज जारी करने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को हराने में कामयाब रही। कनाडा की संसद में बहस के बाद लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 211 के मुकाबले 120 मतों से गिर गया। लेकिन आने वाले दिनों में ट्रूडो की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं, क्योंकि विपक्षी कंजर्वेटिव सांसदों ने मंगलवार को एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।